जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में अपकिरण की माप के अंतर्गत माध्य विचलन और प्रमाप विचलन को पढ़ेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपकिरण की माप के अंतर्गत अपकिरण के 4 माप के बारे में जानकारी ली थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विस्तार गुणांक, चतुर्थक और चतुर्थक गुणांक के बारे में पढ़ा था। अभी इस आज के लेक्चर में हम माध्य विचलन को पढ़ेंगे और प्रमाप विचलन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं माध्य विचलन से। बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माध्य विचलन से। माध्य विचलन, जिसे हम मीन डेविएशन कहते हैं, यह जितनी भी हमारे औसत या माध्य हमने निकाले हैं, उन माध्यों से समंक के जितने पद हैं उनके बिखराव को बताता है, उनकी दूरी को बताता है, उनके विचलनों को प्रदर्शित करता है। तो जब हम माध्य ज्ञात करते हैं या जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के थ्रू यह ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा माध्य क्या है, मध्यिका क्या है और बहुलक क्या है, या फिर मीन, मीडियन और मोड, इनको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो समंक हैं बाकी पूरी श्रेणी के, ये समंक हमारे द्वारा निकाले गए बहुलक, मध्यिका या माध्य से क्या रिलेट कर रहे हैं या इनके बीच में इससे क्या बिखराव है। इस बिखराव को माध्य विचलन बताता है। और माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं। सबसे बड़ी चीज़, माध्य विचलन को हम मध्यिका, माध्य और बहुलक तीनों से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं माध्य विचलन के सूत्र। माध्य विचलन के सूत्र को सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में बता रही हूँ। तो व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में जब हम माध्य विचलन को ज्ञात करेंगे तो माध्य विचलन को समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों से ज्ञात किया जा सकता है। इसीलिए समांतर माध्य से जब हम इसे ज्ञात करेंगे तब हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी में इसे ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, सम ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन। जब हमारे पास सभी जो हमारे समांतर माध्य हैं उनको हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके कुल को हम 2 खड़ी रेखाओं से दर्शाते हैं। इसके बाद खंडित श्रेणी में, क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ अब हम जिसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ डी एक्स बार अपॉन एन। इसी तरह से जब हम इसको माध्यिका से ज्ञात करेंगे, जब हम इसको मीडियन से कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे और मीडियन फाइंड आउट करने के बाद हम सम ऑफ मीडियन को लेंगे और सम ऑफ डी एम अपॉन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन नंबर्स को बता रहा है। यहाँ पर भी खंडित श्रेणी में अब फ्रीक्वेंसी के साथ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ डी एम अपॉन एन। इसी तरह से जब आप इसको बहुलक से, मोड से कैलकुलेट करते हैं, तो मोड से कैलकुलेट करने के बाद हम मोड के थ्रू भी माध्य विचलन या मीन डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होगा सम ऑफ डी जेड अपॉन एन, और खंडित श्रेणी में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ डी जेड अपॉन एन। इन फॉर्मूले को याद रखने का अगर हम एक छोटा सा तरीका जानना चाहें तो हम सभी में देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने सभी जगह पर n से इसको डिवाइड किया है, और जब आपने इसको समांतर माध्य से निकाला तो हमारे पास सम ऑफ क्या चीज़ है, डी एक्स बार, यहाँ पर माध्यिका से निकाला सम ऑफ डी मीडियन और इसके बाद सम ऑफ डी जेड। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसी फॉर्मूले में केवल फ्रीक्वेंसी को साथ में ऐड कर देना है। तो जब फ्रीक्वेंसी के साथ निकलेगा तो ये किस में हो जाएगा, खंडित श्रेणी में। इसी के जब हम कोफिशिएंट ज्ञात करना चाहते हैं, माध्य विचलन की जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ देखिए हम सबसे पहली चीज़, जब हम माध्यिका ज्ञात, जब हम मीन डेविएशन ज्ञात करते हैं तो मीन डेविएशन को ग्रीक अक्षर के स्मॉल डेल्टा से दर्शाया जाता है। इसका मतलब मीन डेविएशन को आप शॉर्ट फॉर्म में एम डी, और अगर इसको आप सिग्निफिकेंट करना चाहें तो आप इसको ग्रीक जो लेटर है उसके स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमने यहाँ पर सारे मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया है तो मीन डेविएशन के बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आप समांतर माध्य से भी निकालेंगे,
माध्यिका से भी निकालेंगे और बहुलक से भी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स, जब ये मीडियन के थ्रू निकल रहा है तो डेल्टा मीडियन अपॉन एम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। आइए बच्चों, इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम ये उदाहरण देख रहे हैं, और व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे पास में क्रम संख्या 1 से लेकर के 9 तक है, जिसके कुछ अंक हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हमें इससे x बार को कैलकुलेट करना है, x बार यानी कि हमें समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, सम ऑफ x अपॉन n। अगर इस प्रश्न में हम इन सभी अंकों का योग करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एक्स या फिर सिग्मा एक्स मिल जाएगा। और अगर हम नंबर्स को काउंट करें तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 9। अगर मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों का टोटल करूँ तो मेरे पास 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 25 एंड प्लस 22 है, और इसको मुझे नंबर यानी कि 9 से डिवाइड करना है। इन सबको टोटल करने के बाद हमारे पास x बार के लिए सिग्मा x, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाती है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 180, और 180 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना होता है, 20। यानी हमने x बार को कितना फाइंड आउट किया, हमने x बार को फाइंड आउट किया 20। तो ये हमारे पास x बार या समांतर माध्य आ गया। अब इसी उदाहरण से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, हम माध्यिका या फिर मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे जो ये बिखरे हुए अंक हैं, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जब हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या मिलते हैं, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22 और 25। ये अंक प्राप्त होने के बाद अब आपको क्या निकालना है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन मतलब माध्यिका, और माध्यिका के लिए आपके पास जो सूत्र है वो क्या होता है, n+1 अपॉन 2। तो n+1/2 के लिए हमारे पास टोटल नंबर कितना है, नंबर हमारे पास है 9 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2। इसको कैंसिल करने पर आपके पास आंसर कितना आएगा, 5। तो हमारे पास जो फिफ्थ नंबर है वो फिफ्थ नंबर क्या है, 21। इस तरह से हमारे पास जो मीडियन है वो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, मीडियन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 21। और इसी सीरीज से अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसी सीरीज से अब हम z या फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। हम सभी ने जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उसके अंतर्गत जब बहुलक को पढ़ा था तो हम सभी जानते हैं बहुलक वो पद होता है जिसमें किसी एक अंक की आवृत्ति अगर सबसे ज़्यादा बार होती है उसे हम बहुलक दर्शाते हैं। तो इस पूरी सीरीज में 22 एक ऐसा अंक है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो रही है, 3 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। तो यहाँ पर आपने x बार भी फाइंड आउट कर लिया, आपने मीडियन m भी फाइंड आउट कर लिया और आपने z को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनकी सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। बच्चों अभी हमने जो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को ज्ञात किया है, इससे अब हम विचलन की गणना करेंगे, मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम समांतर माध्य से समअंकों की दूरी, माध्यिका से समअंकों की दूरी और जो हमारे पास बहुलक या मोड आया है उससे समअंकों की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें डेविएशन कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे पास जो हमने ये वैल्यू निकाली है 20, 21 या 22, इसमें हम समअंकों के साथ में इसके डिस्टेंस को पता करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जब हम माध्य विचलन कैलकुलेट करते हैं तब हम यहाँ पर प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, प्लस माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू में से मीन की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास पहला अंक कितना आता है, 15 - 20 इज इक्वल टू 5। फिर इसके बाद 16 - 20 इज इक्वल टू 4, 18 - 20 इज इक्वल टू 2, और इस तरह से 19, 21, यहाँ पर 19 में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा, और जब 21 में से हमने 20 को माइनस किया है तो ये क्या आ रहा है, ये आपका प्लस में बना रहा है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस इन दोनों साइन को हम इग्नोर करते हुए फिर हम यहाँ पर डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से मीडियन में 21 जो हमारे पास वैल्यू आई है, हम यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ है उसमें से इनकी दूरी को, इसके अंतर को ज्ञात कर लेंगे
और इसी तरह से मोड के लिए भी जो आपकी वैल्यू 22 आई है, हम यहाँ पर x की जितनी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ में से हर बार जो है इसके अंतर को ज्ञात करते हुए क्या ज्ञात कर लेंगे, विचलन ज्ञात कर लेंगे। और जब हम इन विचलनों का योग करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है सिग्मा डी एक्स बार इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर मीडियन के थ्रू मिल जाता है सिग्मा डी एम इज इक्वल टू 23, मोड के बाद सिग्मा डी एच इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 24। अब इसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसके माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले वही माध्य विचलन या फिर डेल्टा इज इक्वल टू, सबसे पहले हम किससे ज्ञात कर रहे हैं, सिग्मा डी एक्स बार से ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी एक्स बार, जिसे हम दो खड़े झंडों से यानी टोटल से दर्शाते हैं, लकीरों से दर्शाते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 24, तो 24 अपॉन और n, नंबर कितना है, नंबर हमारे पास है टोटल 9, n इज इक्वल टू हमने कितना कैलकुलेट किया था 9, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 9। इसी तरह से जब हम इसको किसके थ्रू ज्ञात करेंगे, मीडियन के थ्रू, तब फॉर्मूला होगा सम ऑफ डी एम अपॉन n, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है 23, तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 9। इसके बाद अब हम इसको मोड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, तब फॉर्मूला होगा सिग्मा डी जेड अपॉन एन, और यहाँ पर वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है 24, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन एन। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 2.666, और यहाँ इसको सॉल्व करने पर 2.55, ये आंसर हो जाएगा 2.67। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मेन डेविएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए अब हम इसके कोफिशिएंट भी ज्ञात कर लेते हैं। हमने जो यहाँ पर मीन डेविएशन एक्स बार और मीन डेविएशन मीडियन और जेड के थ्रू फाइंड आउट किए हैं, अब हम इसे ज्ञात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन थ्रू एक्स बार। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स, और हमारे पास ये क्या था एक्स बार। इसके बाद हम इसको जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.67 जो हमने यहाँ से ली है, और हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स बार की वैल्यू आई थी 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 13.1335, यानी कि 0.1335। इसके बाद जब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा एम, तो आपके पास अब फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम। यहाँ पर अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 2.56, और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास अब आंसर कितना हो जाएगा 12.1213, यानी कि 0.1213। नेक्स्ट आपको अब निकालना है कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा जेड, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है डेल्टा जेड अपॉन जेड। इनके लिए जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 2.67 अपॉन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 22, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.1219। तो इस तरह से अब हमने क्या ज्ञात कर लिया, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों खंडित या अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, यानी कि जब हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो अभी जो मैंने आपको कुछ सूत्र बताए थे उसके आधार पर अब हम फ्रीक्वेंसी के साथ, आवृत्ति के साथ इनके डेविएशन को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आप एक उदाहरण देख रहे होंगे। इस उदाहरण में हमने जो हमारे पास प्रश्न है उसमें हमने x की वैल्यूज़ को लिया हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सामने दी हुई है। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार एक कॉलम में हमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसके बिल्कुल सामने फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने f से दर्शाया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम
fx को कैलकुलेट करेंगे, x की जो नंबर्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हम fx को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम डेविएशन ज्ञात करेंगे। तो डेविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको x बार कैलकुलेट करना है और x बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x बार अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा fx अपॉन n हो जाएगा और सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है, 290। 290 को आपको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो कितना है n इज इक्वल टू 20। यहाँ पर जो हमें डेविएशन प्राप्त हुए हैं, इन डेविएशंस को अब हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किस श्रेणी में, खंडित या फिर अखंडित श्रेणी में, जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है। फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर आपको 6.5, 9, 7.5, 3, 6.0, 3.5, 16.5 ये ज्ञात होता है और जब हम इसका भी टोटल करते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा FTX। अब इसकी सहायता से हम आसानी से मीन डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं और मीन डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा F dx अपॉन n और हमारे पास सिग्मा FDX की वैल्यू कितनी आई है, 52। तो 52 को n 20 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना मिलता है, 2.6। इसके कोफिशिएंट को भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा x बार इज इक्वल टू डेल्टा x बार अपॉन x बार। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 2.6 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम, 14.6 जो हमारा डेविएशन आया था और हमें कोफिशिएंट कितना मिल जाएगा, 0.179। बच्चों अब हम आ रहे हैं प्रमाप विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। हमने जो डिस्पर्शन को अभी तक पढ़ा, तो डिस्पर्शन के सबसे बढ़िया जो माप है, जो सबसे अच्छा मेजरमेंट है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये द्विघात अपकिरण को बताता है, इसके स्क्वायर को बताता है और जो हमारा माध्य विचलन है, मीन डेविएशन है, ये जितना जटिल है, इसमें जो कमियां हैं, इसके जो दोष हैं, उन दोषों को दूर करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पर क्या डिस्पर्शन को कैलकुलेट करते हैं या अपकिरण की माप को कैलकुलेट करते हैं। प्रमाप विचलन के अंतर्गत, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत इसे हम समांतर माध्य से ज्ञात करते हैं, एवरेज या मीन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और जब हम इसे मीन से कैलकुलेट करते हैं तब डेविएशन निकालने के लिए अभी तक मीन डेविएशन में जो हम प्लस माइनस को इग्नोर कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको इन बीजगणितीय चिन्हों को यूज़ करना है, इनको लेना है, इनको इग्नोर नहीं करना है और इनकी सहायता से जब हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे तो उस डेविएशन के स्क्वायर के थ्रू हम किसको ज्ञात करेंगे, हम प्रमाप विचलन को ज्ञात करेंगे। तो प्रमाप विचलन जो है वो भी वास्तव में समांतर माध्य से बाकी जो समंकमाला के पद हैं, उन समंकमाला के पदों के विचलन को, उसकी दूरी को, उसके बिखराव को ही बताता है। बस यह इसको और ज़्यादा शुद्ध रूप से और साथ ही साथ सरल तरीके से बताता है। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले इसके सूत्र। प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है, इसे सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज या फिर व्यक्तिगत श्रेणी में देख रहे हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में SD स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, SD स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ D स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है, n या फिर सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए आपको अंडर रूट का प्रयोग करना पड़ेगा और जो डेविएशंस है उसमें अंतर इतना है कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी को नहीं रखना है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या चीज़ जुड़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसके साथ में जुड़ जाएगी। बच्चों हमने जो ये अभी स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन को ज्ञात किया है, अब हम इसके कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे। तो कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ SD, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, क्योंकि उसको हम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मीन या फिर x बार। दोनों ही दशाओं में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, कंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट सीरीज, तीनों सीरीज में हमारे पास कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार या फिर मीन। उदाहरण में हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें हमने सीरियल नंबर लिए हुए हैं। तो n इज इक्वल टू कितना है 6 और हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। जब इन वैल्यूज़ के थ्रू सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर निकालेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पर हमारे पास जो x बार x है तो x की वैल्यूज़ को अगर हम निकालेंगे इसके थ्रू हम x बार कैलकुलेट करेंगे और x बार के लिए सिग्मा x अपॉन n हमारे पास फॉर्मूला है। जब हम इन सभी समंकों का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 1140 और हमारे पास n नंबर कितना है 6। इससे इसको कैलकुलेट करने पर हमें कितना मिलता है 190। तो x बार की वैल्यू कितनी आई 190 और इस 190 से अब हम इस साइज के थ्रू क्या ज्ञात करेंगे डेविएशन ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम निकालते हैं इसका डेविएशन। अब हम यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन के लिए हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हमने जो यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया है उससे इनके अंतर को ज्ञात करेंगे। और जब हम अंतर निकालते हैं तो फर्स्ट हो जाता है 150 माइनस 190, ये आ जाएगा -40। इसी तरह से 175 माइनस 190 ये कितना आ जाएगा -15। 185 माइनस 190 -5 और बाकी के जो डिजिट हैं वो काय में आएंगे प्लस में, क्योंकि 200 माइनस 190 ये प्लस और इसके बाद 210 माइनस 190 ये भी +20 रहेगा और 220 माइनस 190 तो ये काय में आएगा प्लस में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेविएशन निकालने के लिए हम प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करते। अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकालने के लिए जब स्क्वायर में ये कन्वर्ट होगा तो अब सारे साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके स्क्वायर निकालने के बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिग्मा डी स्क्वायर मतलब जो हमने डेविएशंस के स्क्वायर निकाले थे इन सब का हमें क्या करना है टोटल करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाता है सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3250 और हमारे पास n इज इक्वल टू कितना है 6। जब हम इसके लिए SD को कैलकुलेट करेंगे तो SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा √ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n। जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3250 अपॉन n कितना है हमारे पास 6 और इसको अगर आप √ रखें तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास सबसे पहले इसको हम कैंसिल करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम उसका √ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 23.27। और जब हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है जो आपने SD निकाला है अपॉन x बार और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई है 23.27। x बार की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 190। जब आप इसको 190 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है 0.122। इसी तरह से जब आप इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि वेरिएंस को हम प्रतिशत या परसेंटेज में शो करते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना होगा 12.2। बच्चों अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूअस सीरीज़ में देख रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में लगभग प्रश्न एक जैसा होगा। बस यहाँ पर आपको जो कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उसकी मिड वैल्यू निकाल करके उसे हमें क्या मांगना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है सबसे पहले हम इससे क्या ज्ञात करेंगे, इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। और आपको पता है मिड वैल्यू को ज्ञात करने के लिए जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है इन दोनों को जोड़कर हम इसको 2 से डिवाइड करते जाते हैं। तो हमारे पास पहली मिड वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 15, दूसरी कितनी मिलेगी 25, देन 35 के बाद फिर हमें क्या मिलेगा 45 और 45 के बाद अगला क्या होगा 55। यहाँ पर अब आपको ये जो फ्रिक्वेंसी है इस फ्रिक्वेंसी को टोटल करना है और जब फ्रिक्वेंसी हमारी टोटल हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा n। यहाँ पर n को कैलकुलेट करने पर n इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाता है, n इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 30। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम f को x से मल्टीप्लाई करेंगे और जब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आपको fx की वैल्यू मिलेगी और ये fx की वैल्यू
हमने किस लिए कैलकुलेट की है, ताकि हम मीन निकाल सकें या फिर समांतर माध्य ज्ञात कर सकें। यहाँ पर एफ एक्स हमने निकाल लिए हैं और एफ एक्स जो है हमारे सारे मिड वैल्यू को, जिसको हमने अब क्या माना है, x मान लिया है, तो x को f से मल्टीप्लाई करने पर आया। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1080, जिसकी सहायता से अब हमें क्या ज्ञात करना है, x बार आपको कितना मिल जाएगा 36, और 36 इसकी सहायता से अब आप क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ये x वैल्यू है, इसमें से हमारे निकाले गए x बार को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डेविएशन। यहाँ पर अब हमने dx को कैलकुलेट किया हुआ है, तो dx कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये x की वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यूज़ में से हमने x बार यानी कि 36 को माइनस कर दिया, क्योंकि x बार हमारे पास कितना आया था 36। माइनस करने पर आपके पास वैल्यूज़ कितनी आ रही है, -21, -11, -1, +9 और +19। इसके बाद हमें निकालना है एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डेविएशन से। तो फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करने पर आपको कौन सा कॉलम मिलेगा, एफ डी। ये हमें फाइंड आउट हुआ -84, -55, -9, +72 और +76। जब हम इसके बाद इसके स्क्वायर को निकालेंगे तो हमारे पास अब प्लस में सारे नंबर्स आएंगे और एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1764 665 9 648 1444। इस कॉलम का टोटल करने पर आपको सिग्मा एफ डी स्क्वायर जो है वो कितना मिल रहा है, 4470। इसकी सहायता से अब आप एस डी को कैलकुलेट करेंगे और एस डी यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पर अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 4470, और हमारे पास नंबर, टोटल नंबर कितना है 30। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है √149 और ये कितना आता है 12.2। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज माध्य विचलन और प्रमाप विचलन को ज्ञात करना सीखा। तो आप इसके सूत्र को ध्यान में रखें और इसके आधार पर प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।